प्राण चिकित्सा विज्ञान के रहस्य को आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं। प्राण मनुष्य की सार वस्तु है। इसके द्वारा न केवल हम जीवन धारण किए हुए हैं, वरन बाहरी प्रभावों से हमारी रक्षा भी करते हैं और दूसरों पर असर भी डालते हैं। ये दोनों ही कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर पिच के मतानुसार इस कार्य में एक छोटे मोटे बिजली घर के बराबर विद्युत शक्ति खर्च होती रहती है। हम अपनी शक्ति के बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं रखते हैं, इसीलिए इन बातों को सुनकर आश्चर्य करते हैं। वह शक्ति हमारे जानने की परवाह नहीं करती और जन्म से मृत्यु पर्यंत कम बड़ मात्रा में सदैव बनी रहती है। प्राण शक्ति का एक एक परमाणु हमारे अंदर अनंत शक्ति का भंडार छिपाए बैठा है। इसका उपयोग करके मनुष्य देवताओं जैसे अद्भुत कार्य भी कर सकता है। प्राण की रोग निवारक शक्ति प्रसिद्ध है। यदि इसके अंदर यह गुण न होता तो इतने विकारों से भरे हुए संसार में एक क्षण भी निरोग रहना कठिन होता। उस शक्ति को यदि ठीक प्रकार से काम में लाने की विधि जान ली जाए तो न केवल स्वयं निरोग रहे, वरन दूसरों को भी रोग मुक्त कर सकते हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसी ही विधियां बताई गई है जिनके द्वारा तुम अपने पीड़ित भाइयों को रोग मुक्त करके उनकी सेवा सहायता करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हो। जब तुम इसका प्रयोग करोगे तो हमारी ही तरह इनकी अव्यर्थता पर श्रद्धा करने लगोगे। प्राण चिकित्सा विज्ञान महान प्राण तत्व। विश्वव्यापी प्राण शक्ति एक महान तत्व है जो भिन्न भिन्न मात्राओं में संसार की समस्त सजीव और निर्जीव वस्तुओं में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में जो विद्युत प्रवाह बहता है वह इसी महान प्राण तत्व का अंश है। हम लोग श्वास, अग्नि, जल और विचारों द्वारा इसे अपने अंदर खींचते हैं। जो शरीर उस प्राण शक्ति को उचित मात्रा में खींच लेता है वह प्रसन्न, उत्साहित, तेजपूर्ण और जीवटदार दिखाई देता है। किंतु जो उस शक्ति को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण नहीं कर सकता वह मोटा होने पर भी आलसी, उदास और निस्तेज देखा जाता है। मानवीय प्राण में एक प्रबल रोग निवारक शक्ति है। इसका पता मनुष्य ने सृष्टि के आदि से ही लगा रखा है। बालक को जब चोट लगती है तो वह दौड़ा हुआ माता के पास जाता है। माता उस पीड़ित स्थान को फूंकती है और कुछ ही देर में वह अच्छा हो जाता है। रोता हुआ बच्चा यदि गोद में उठा लिया जाए तो चुप हो जाता है, क्योंकि उसका कष्ट चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो दूसरे शरीर की बिजली में बहुत कम हो जाता है। बीमार या दुखी के सिर पर हाथ फेरा जाए तो वह सुख का अनुभव करता है। चुंबन, आलिंगन, हाथ मिलाने, चरण छूने आदि क्रिया से जो असाधारण प्रसन्नता होती है उसका वैज्ञानिक कारण यह है कि एक ही प्राण शक्ति दूसरे में प्रवेश करके उसे मदद और आनंद देती है। इच्छा करते ही हमारे अंग चल उठते हैं। खुजली का विचार आते ही हाथ उस स्थान पर पहुंच जाता है और खुजाने लगता है। यह प्राण शक्ति का ही कार्य है। डॉक्टर लोग इसे नाड़ी का बल मानते हैं। वे कहते हैं कि शरीर का परिचालन नाड़ी शक्ति से होता है।
किंतु योगियों का मत है कि जैसे बिना तार के तार द्वारा समाचार भेजे जाते हैं, उसी प्रकार बिना नाड़ियों की सहायता के भी महान प्राण तत्व एक मनुष्य के शरीर से दूसरे के शरीर में और अखिल ब्रह्मांड में गति कर सकता है। जिन लोगों ने योगाभ्यास किया है और थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की है, वह अपने अंतर्नेत्रों से नाड़ी जाल में बहती हुई प्राण शक्ति को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। शरीर से निकलने वाले प्राण तत्व ओरा को भी वे अच्छी तरह देखते हैं। यह तेज हल्के गुलाबी रंग का प्रकाश विद्युत स्फुलिंग या किरणों के रूप में दिखाई देता है। अभ्यासी ये भी देखते हैं कि जब कोई चिकित्सक मार्जन करके हाथ झाड़ता है तो उसकी उंगलियों के सिरों में से चिंगारियां सी झड़ती हैं। जो लोग अभ्यासी नहीं है, वे भी इस शक्ति को गर्म चूल्हे में से निकलती हुई हवा, भाप या कांपती हुई वस्तु की तरह अनुभव कर सकते हैं। हल्के विचार मस्तक में हर समय बहते रहते हैं और वे पानी की लहरों की तरह आकाश में गति करते रहते हैं। यदि इन विचारों के साथ प्राण शक्ति भी सम्मिलित हो तो आश्चर्यजनक रूप से बलशाली हो जाते हैं। यदि प्रबल भावना और दृढ़ इच्छा शक्ति की सहायता से कोई विचार प्रेरित किए जाए तो वे निशाने पर गोली की तरह बैठते हैं। प्रबल प्राण शक्ति वाले विचारकों की इच्छाएं विश्व में हलचल मचा देती है। मार्क्स मर गया, पर उसकी विचारधारा अब भी संसार के कोने कोने में असर पैदा कर रही है। क्या तुम नहीं देखते कि एक सद्वक्ता हजारों आदमियों की सभा को क्षण भर में हंसा या रुला देता है? एक प्रबल मनस्वी सेनापति अपने प्राण फूंक कर सेना में नवीन बल भर देता है। प्राण चिकित्सक इन बातों का महत्व समझते हुए चिकित्सा करते समय अपने स्वास्थ्यदायक प्रबल विचार रोगी के लिए प्रेरित करता है। वह जानता है कि इसके बिना मार्जन, श्वासोच्छ्वास आदि की कोई भी क्रिया निष्फल होगी। प्राण बल कोई काल्पनिक ख्याल या मन के लड्डू नहीं है और न स्वप्न की तरह कोई मनगढ़ंत है। मनोवैज्ञानिक द्वारा इस विषय में कठोर परीक्षाएं ली गई हैं और जब इसकी आशातीत सफलता आंखों से देख ली गई, तभी इसे वैज्ञानिक स्वरूप मिल सका। प्राण बल को दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उसके अंदर असाधारण परिवर्तन किया जा सकता है। किसी स्थान विशेष से वहाँ का दूषित, स्वच्छ या दोनों तरह का प्राण थोड़ी पूरी मात्रा में हटाकर अलग किया जा सकता है। कोलकाता में प्रेसिडेंसी सर्जन डॉक्टर अल्सेड ने सन 1842 में अपने प्राण बल से रोगी के स्थान विशेष या संपूर्ण मस्तिष्क को सत्ता शून्य करके कितने ही सफल ऑपरेशन किए थे और रोगियों को इस बात का पता भी नहीं चला कि कब हमारा ऑपरेशन किया गया। उस समय तक सूंघाकर बेहोश करने की दवा क्लोरोफॉर्म का आविष्कार भी नहीं हुआ था। लंदन में डॉक्टर इलर ने भी इसी प्रकार से अनेक ऑपरेशन किए थे। अब भी जिन्हें मेस्मेरिज्म द्वारा प्रगाढ़ निद्रा में डाल दिया जाता है, सुई चुभोने या इसी प्रकार की और छोटी मोटी पीड़ाओं का कुछ भी अनुभव नहीं करते हैं। प्राण की प्रबल शक्ति का इच्छा अनुसार उपयोग किया जा सकता है। 1 इंच जगह में जितनी सूर्य शक्ति व्याप्त है, इसका अनुमान आतशी शीशे द्वारा किया जा सकता है। उसी जगह पर फैली हुई सूर्य किरणों को जब एक बिंदु पर एकत्रित किया जाता है तो अग्नि जल उठती है और वह अग्नि बड़े बड़े जंगलों को भी नष्ट कर सकती है। इसी प्रकार मनुष्य की प्राण विद्युत का विधि पूर्वक जब एकत्रीकरण किया जाता है तो अद्भुत शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह प्राण विद्युत रोगों के जिस अंग पर फेंकी जाती है, वहाँ एक विचित्र हलचल पैदा हो जाती है। जमा हुआ घी गर्मी पाकर जिस प्रकार पिघलने लगता है, उसी तरह रोगों के बीजाणु भी उस स्थान से हटने लगते हैं। सिर में रक्त इकट्ठा हो जाने के कारण जब मस्तक में दर्द होने लगता है,
तब मार्जन द्वारा वह पीड़ा थोड़ी ही देर में अच्छी हो जाती है। कारण यह है कि प्राण शक्ति का प्रभाव उस स्थान पर तुरंत ही होता है और वहाँ इकट्ठा हुआ रक्त कुछ ही देर में वहाँ से हटकर बह जाता है। पागलपन से मिलती जुलती बहुत सी बीमारियां सूक्ष्म शरीर में कोई खराबी आ जाने के कारण होती है। डॉक्टर लोग जानते हैं कि यदि कोई मांसपेशी निकम्मी पड़ जाए तो वहाँ रक्त जमा होने लगेगा। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर के किसी अंग में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसकी पोल में शरीर के रोग कीट जमा होने लगेंगे। जब सूक्ष्म देह निर्मल हो जाती है और बाहर के जरा से भी झटके को सहने की शक्ति नहीं रखती तो परिस्थितियों का हल्का सा झटका भी मस्तिष्क को उद्विग्न कर देता है। फलस्वरूप चिड़चिड़ापन, घबराहट, आत्मग्लानि, निराशा आदि का आक्रमण होने लगता है। पेशियों और नाड़ियों की बीमारियों से जो मस्तिष्क का खास संबंध है, इन्हीं सब बातों को देखते हुए पश्चिमी देशों में प्राण विज्ञान को चिकित्सा शास्त्र में प्रमुख स्थान दिया गया। कई डॉक्टर मस्तिष्क की शक्ति को ही प्राण मानते हैं। उनका यह कथन ठीक नहीं। अब अनेक वैज्ञानिक यह सिद्ध करने लगे हैं कि मानवीय विद्युत प्राण शक्ति है और वह किसी एक स्थान में न रहकर समस्त शरीर में रहती है। डॉक्टर अल्बर्ट का कथन है कि मस्तिष्क केवल तर्क और बुद्धि का स्थान है, अन्य शक्तियाँ इस स्थान में नहीं रहती। डॉक्टर मोर्सले ने लिखा है कि स्मरण शक्ति नाड़ी चक्रों में रहती है। इसी कारण हमारे शारीरिक अवयव अपना दैनिक कार्य करते रहते हैं। डॉक्टर मेमंड कहते हैं कि प्रेरणा शक्ति का मस्तिष्क से कोई संबंध नहीं है। प्रोफेसर इंजेलो बताते हैं कि निद्रावस्था में मनुष्य का दिमाग सोता रहता है और प्राण तत्व द्वारा शरीर की रक्षा होती रहती है। प्रयोगशालाओं में इस बात का सफल परीक्षण हो चुका है कि छोटे जानवरों का मस्तिष्क निकाल दिया जाए तो विधि पूर्ववत सब काम करते रहते हैं। छोटे जंतुओं में दिमाग होता ही नहीं है, पर वे प्राण शक्ति के बल से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के सारे काम करने का केंद्र खोपड़ी के अंदर बंद नहीं है, वरन समस्त शरीर व्यापी उसकी मानव विद्युत के अंदर है, जिसके प्रत्येक परमाणु में 2,42,250 मन वजन उठाने की शक्ति है और जो तांबे के तारों में चलने वाली बिजली की अपेक्षा हजारों गुनी सूक्ष्म और शक्ति संपन्न है। प्रोफेसर एलिसाग्रे के शब्दों में यह शक्ति अद्भुत है। वे कहते हैं कि प्रकाश की रफ्तार प्रति सेकंड 1,86,000 मील है, किंतु विचार शक्ति 4,000 से लगाकर 8 पदम मील प्रति सेकंड की रफ्तार से चल सकती है। एक दिन में सूर्य की किरणें उसकी चाल को कुछ रोकती है, परंतु रात के समय उसका वेग बहुत तेज होता है। विदेशों में प्राण चिकित्सा प्रणाली का बहुत सफलतापूर्वक प्रयोग हो रहा है। यूरोप, अमेरिका के अनेक देशों में यह प्रणाली प्रचलन में आ रही है और अनेक बड़े बड़े अस्पताल इन विधियों से हजारों रोगियों को अच्छा करते हैं। प्राण तत्व को सब मानसिक चिकित्सक स्वीकार करते हैं और उनको मेंटल हीलिंग, क्रिश्चियन साइंस, न्यू थॉट, मेजमेरिज्म, हिप्नोटिज्म, इलेक्ट्रिक बायोलॉजी, साइको एनालिसिस, साइकोथेरेपी आदि नामों से पुकारते हैं। नामों की भिन्नता के कारण यह अलग अलग वस्तुएं नहीं हो सकती। वास्तव में यह एक ही पदार्थ है। प्राण शक्ति की विशेषता। आध्यात्मिक चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी यह बहुत पहले ही जान चुके होंगे कि स्थूल शरीर की भांति एक सूक्ष्म शरीर भी मनुष्य का गुण होता है। वह आंखों से देखा नहीं जाता, फिर भी उसमें सूक्ष्म शरीर के गुण होते हैं। उसकी शक्ति स्थूल शरीर की अपेक्षा कई गुना बढ़ी हुई होती है। सच तो यह है कि स्थूल शरीर का बल सूक्ष्म शरीर से ही प्राप्त होता है।
बीमारियां स्थूल शरीर से नीचे उतरकर सूक्ष्म शरीर पर भी जब अपना कब्जा जमाने लगती है तो वह कष्ट साध्य या असाध्य हो जाती है। कई जन्मों तक और कई पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ने वाली कंठमाला, उपदंश, कुष्ठ, क्षय आदि पुरानी पड़ने पर सूक्ष्म शरीर में घुस जाती है। वैद्य डॉक्टरों की दवाइयाँ स्थूल होती है, उनका प्रभाव स्थूल शरीर तक ही होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले या जन्म जन्मांतरों से आने वाले रोगों को देखकर हकीम बेहोश हो जाते हैं। उनसे कुछ करते धरते नहीं बनता और असाध्य कहकर पीछा छोड़ लेते हैं। कुछ रोग एक प्राण से दूसरे प्राण में घुसकर विकृत हो जाने के कारण होते हैं। भूतोन्माद, सांप बिच्छू का काटना ऐसे ही रोग है। मन, बुद्धि और अंतःकरण के विचारों से मृगी, योसापस्मार, स्नायु तंतुओं की निर्बलता, पागलपन, निराशा, बुद्धिहीनता, क्रोध, चिंता, निद्रा की कमी, उदासीनता, भ्रम, बुरी आदतें आदि रोग हैं। मिथ्या धारणा करने के कारण भी कई प्राण घातक कष्ट उठ खड़े होते हैं। इन सब बातों की जड़ सूक्ष्म शरीर तक पहुंच जाती है। प्राण चिकित्सा ऐसे रोगों की अमोघ औषधि है। सूक्ष्म शरीर में प्राण शक्ति को प्रवेश कराकर उन गहरी जड़ों को खोदने का काम प्राण शक्ति से ही हो सकता है। शरीर के साधारण रोग प्राण चिकित्सा विधि से बहुत जल्द अच्छे हो जाते हैं, उनकी जड़ को उखाड़ लेते हैं, जिससे औषधि उपचार के परिणाम की तरह एक के बाद दूसरा नया रोग खड़ा नहीं होता। प्राण शक्ति से टूटी हुई हड्डी नहीं जोड़ी जा सकती, शरीर में घुसा हुआ शस्त्र नहीं निकाला जा सकता और न वह रोग अच्छे किए जा सकते हैं जिसमें ऑपरेशन की अनिवार्य आवश्यकता है। किंतु निश्चय ही डॉक्टर के द्वारा एक बार हड्डी जोड़ देने, घुसा हुआ शस्त्र निकाल देने या ऑपरेशन कर लेने के पश्चात घायल स्थान को प्राण शक्ति से बहुत जल्दी अच्छा किया जा सकता है। ऐसे दुर्बल शरीर को अनेक बहुमूल्य और पौष्टिक आहार खाने पर भी बलवान, तेज और निरोग नहीं हो सके थे। प्राण शक्ति के प्रयोग से अद्भुत उन्नति करते हैं। कई के वजन में असाधारण वृद्धि होते हमने देखी है और कई जो अपने को मृत्यु के मुंह में पड़ा हुआ समझ रहे थे, जादू की तरह नवीन जीवन धारण करते हुए हमारे अनुभव में आए हैं। प्राण चिकित्सा का इतिहास। प्राण शक्ति से रोग मोचन की क्रिया भारत के ऋषि मुनि ही करते हो सो बात नहीं। संसार के समस्त भागों में अति प्राचीन काल से इसका प्रचलन रहा है। ईसा की 6वीं शताब्दी में ग्रीस देश के एक पंडित सोलन ने ऐसे बहुत से रोगी प्राण शक्ति से अच्छे किए थे जो औषधि से ठीक नहीं हो सके। 5वीं शताब्दी में नील नदी के तट पर रहने वाले जीएस नामक योगी ने इस चिकित्सा में बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। ईसा से 461 वर्ष पूर्व एक डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स इस विद्या के पंडित थे। एक दूसरा ग्रीन विद्वान एस्क्लेपियडिस मार्जन द्वारा उन्माद रोग को ठीक करने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ईसाई धर्म के प्रवर्तक यीशु और उनके साथी मोजेस दोनों ने ये विद्या मिस्र देश के पुरोहितों से सीखी थी। इंजील से प्रकट होता है यीशु ने इस विद्या के बल से असंख्य पीड़ितों को अच्छा किया था। सन 2700 में आयरलैंड के ग्रिंटेस नामक एक न्यायाधीश में प्राण विद्युत अद्भुत परिणाम में थी। उन्होंने देश विदेश में घूम कर अनेक असाध्य रोगों को अच्छा किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी के नेता कर्नल आलकट अपनी इस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। डॉक्टर मेस्मर ने तो इस विज्ञान की खोज में अपना जीवन ही लगा दिया और उसने मेस्मेरिज्म नामक व्यवस्थित
चिकित्सा शास्त्र घी तैयार कर लिया। ईसा से 500 वर्ष पूर्व यूनान के योगी फेथोगोरस हाथ के इशारे से बड़े बड़े भयंकर जंतुओं को इच्छानुवर्ती बना लेते और पीड़ितों को चंगा कर देने के लिए प्रख्यात थे। भारत के योगी इस विद्या में चिरकाल से निपुण रहे हैं। इपिरस का राज पिनहंस लोगों को छूकर उनकी आंत और तितली की बीमारियों को दूर करता था। कैस्पेसियन का बादशाह हाथ फिराकर सिर की पीड़ा, पंगुता, अंधापन आदि अच्छा करता था। हेडरियन मृगी के रोगियों को छूकर अच्छा कर देता था। औलक राजा भी इस विद्या का पंडित था। पुराने जमाने में इंग्लैंड और फ्रांस के बादशाह गले के रोगों को स्पर्श द्वारा अच्छा करते थे। इंग्लैंड में राजसूग नामक एक रोग था जो राजा के स्पर्श से ही अच्छा होता था। 17वीं शताब्दी में लंदन का एक माली लेनहर्ट और सन 1827 ईस्वी में सिलिसिया या रिचर नामक चौकीदार अपने स्पर्श द्वारा बहुत से बीमारों को अच्छा कर चुके थे। इसी प्रकार पंडित स्कुलेपियंस, इंग्लैंड का पुजारी डरूवुड, इवान हेमंट, स्कॉटलैंड निवासी मैक्सवेल, पादरी हेलन आदि असंख्य मानवीय सज्जनों ने इस विधि का प्रयोग किया है। प्राणाकर्षण क्रिया प्राण शक्ति को अधिक मात्रा में अपने अंदर धारण करना अपनी शारीरिक मानसिक उन्नति के लिए आवश्यक है। अनेक रोगों को दूर करने के लिए जरूरी है तथा उन लोगों की तो अनिवार्य आवश्यकता है जिनको प्राण तत्व से दूसरों का इलाज करना पड़ता है। यह प्राण तत्व संसार में प्रचुर मात्रा में भरा पड़ा है। यह न सोचना चाहिए कि यह प्राण कहाँ से आएगा और किस प्रकार प्राप्त किया जा सकेगा। इसका प्राप्त करना कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि हमारे चारों ओर प्राण का महासागर लहलहा रहा है। हम हर घड़ी इस शक्ति सागर में से काम चलाऊ पदार्थ लेते हैं और उसी के बल पर जीवित एवं क्रियाशील रहते हैं। जिस प्रकार नदी में रहने वाली मछली के लिए यह सुगम है कि वह चाहे जितना पानी पिए बिना किसी रोक टोक और कठिनाई के ले, उसी प्रकार हर आदमी के लिए यह आसान है कि वह जितना चाहे उतना प्राण उस महाप्राण में से खींचकर अपने अंदर भर ले। बहुत से लोग सरल और साधारण अभ्यासों को तुच्छ एवं हीन मानते हैं और उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं। उनको यह पसंद होता है कि शब्दाडंबर और कई पेचीदा तरीकों से क्रियाएं बताई जाए। जिस क्रिया में आडंबर हो वह उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। यह धारणा वास्तव में ही गलत है। प्रकृति ने मनुष्य के लिए सभी वस्तुएं सरल कर दी है। जो चीज़ें जितनी आवश्यक है उतनी ही उसकी प्रचुरता है और प्राप्त करना सरल है। हमारे लिए हवा सबसे ज़रूरी है, वह भी थोड़ी ही प्रयत्न से मिल जाती है। इसके बाद जिन वस्तुओं की आवश्यकता का नंबर जितना नीचा है वह उतनी ही महंगी और कष्ट साध्य होती जाती है। प्राण हवा से अधिक जरूरी है, क्योंकि हवा के बिना तो कोई शायद कुछ भी जी जाए, पर प्राण के बिना तो जीवन हो ही नहीं सकता। यदि इसे प्राप्त करना उन पेचीदे तरीकों के साथ हो तो जिन्हें बड़े शब्दाडंबर के साथ वर्णन किया जाता है, तो हमारा विचार है कि वह धोखा है। सांस लेने, पानी पीने, भोजन करने के तरीके बहुत आसान है। इसी प्रकार प्राणोत्पादन की विधि भी सरल है। हाँ, जिस प्रकार भोजन करने में खूब बारीक चबा कर खाने, बीच में अधिक पानी न पीने आदि नियमों को पालन करके उसे महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, उसी प्रकार प्राणोत्पादन की क्रिया को कुछ विशिष्ट रीतियों के साथ रहने से उसमें विशेषता पैदा हो जाती है और इच्छित लाभ प्राप्त होता है। प्राण अत्यंत सूक्ष्म तत्व है। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है उतने ही हल्के तरीके से प्राप्त होती है। भोजन करते समय उसके रूप को पूरी तरह अनुभव करते हैं। भोजन के टुकड़े टुकड़े के स्वाद को जिस प्रकार मालूम कर लेते हैं, उसी तरह पानी के जर्रे जर्रे का स्वाद मालूम करना कठिन है। भोजन को तुम बता सकते हो कि इसमें नमक, मिठाई या अमुक पदार्थ मिले हुए हैं, पर पानी को उतनी आसानी से नहीं जान सकते कि इसमें नदी, कुएं, तालाब या किसका किस मात्रा में पानी मिला हुआ है। हवा की बात तो हम इससे भी सूक्ष्म है।
विशेष ध्यान दिए बिना ये मालूम ही नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं, और इस बात का आमतौर से ध्यान नहीं रखा जाता। प्राण तत्व इन सब पदार्थों से बहुत अधिक सूक्ष्म है, इसीलिए इसका लेना छोड़ना इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। गर्म लोहा कुछ देर खुली जगह में छोड़ दिया जाए तो वह ठंडा हो जाता है। कारण यह है कि आसपास की ठंडी हवा उसे छूती हुई बहती हो और उसे अपना गुण दे देती है। हवा ने लोहे का कौन सा हिस्सा छुआ, कहाँ होकर आई, कहाँ होकर गई, इस प्रश्न का तुम बारीक उत्तर नहीं दे सकते। इसी प्रकार यह नहीं मालूम होता कि प्राण तत्व किस छेद से होकर किस प्रकार घुस जाता है और कहाँ होकर निकलता है। हवा को ही लीजिए, वह नाक या मुंह द्वारा ही शरीर में नहीं पहुंचती, वरन समस्त शरीर के रोमकूपों में होकर भी आती जाती है। जिस प्रकार एक्सरेज ठोस पदार्थों में भीतर भी घुस जाती है, जैसे साफ कांच को हमारी दृष्टि पार कर जाती है, उसी प्रकार शरीर के हाड़ मांस का कोई प्रतिबिंब प्राण शक्ति के आने जाने में कुछ भी बाधक नहीं होता। नदी समतल भूमि पर बहती रहती है, कहीं कोई विशेषता नहीं होती, किंतु यदि उसके तल में गड्ढा बना दिया जाए तो वह अन्य स्थानों की अपेक्षा उस स्थान पर बहुत सा पानी एकत्रित हो जाएगा। प्राण की गति हर आदमी में एक सी गति से बहती रहती है, किंतु उथली और गहरी जमीनों में जैसे कम ज़्यादा पानी बहता, उसी तरह उस शक्ति का सदुपयोग दुरुपयोग करने वालों में वह कम ज़्यादा मात्रा में भी होती है और हो सकती है। दृढ़ इच्छा शक्ति और जोरदार विचार बल के आकर्षण से प्राण अंदर मात्रा में जमा हो सकता है, और उस जमा की हुई पूंजी को जिस काम में खर्च किया जाएगा उसी में आनंद आएगा। एक प्राण शक्ति को अधिक मात्रा में अपने अंदर आकर्षित करने के कुछ अभ्यास बताए जाते हैं।